Assalamu alaikum dear student. I welcome you in the fourth module of digital marketing. We have previously studied the digital marketing definition and its importance with a reference to its evolution and history. And we have also studied the different tools and techniques that are used in doing the digital marketing. In this module, I will discuss the 4 P's of marketing with reference to the digital age. As we already know, traditional marketing, that there are 4 P's and even 7 P's, but here I will discuss only the 4 P's of marketing with reference to the digital age. We all know that the 4 P's of marketing are product, price, place, and promotion. So if we discuss the first P, that is product, if we define the product is basically a thing that is given in the market in order to satisfy the needs and wants of consumer. So हम ये कह सकते हैं कि प्रोडक्ट एक ऐसी एंटिटी, एक ऐसी चीज़ होती है जो मार्केट में ऑफर की जाती है कस्टमर्स को या कंज्यूमर्स को, ताकि उनकी कोई भी नीड है या कोई वांट है वो सेटिस्फाई हो सके. सेम इज द केस विद अ डिजिटल प्रोडक्ट. डिजिटल प्रोडक्ट वही चीज़ है कि जिससे जो कंज्यूमर है उसकी नीड्स एंड वांट्स जो सेटिस्फाई हों. अगर हम डिजिटल प्रोडक्ट को डिफाइन करें विद रेफरेंस टू द डिजिटल मीडिया, तो हम ये कहेंगे कि इट इज़ जस्ट लाइक द फिजिकल प्रोडक्ट, बट इट हैज़ द डिफरेंट एट्रीब्यूट्स and features than that of the products. For instance, you have uploaded a video on your page, web page, और आप उसमें बड़े इंटरेस्टिंग किस्म के कंटेंट्स आप उस वीडियो के अंदर दे देते हैं, या आप एक डॉक्यूमेंट्री एक अपलोड कर देते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, और जो यूज़र्स होते हैं या जिन्होंने उस वेबसाइट या उस वीडियो को डाउनलोड करना होता है, आप उनसे कोई मिनिमम किस्म की एक फ़ी चार्ज कर लेते हैं. तो यहाँ पे जो आपने जो वीडियो अपलोड की हुई होती है उसको आप एज ए डिजिटल प्रोडक्ट लेते हैं. अब एक चीज़ है कि अगर आप एक कंप्यूटर सेल कर रहे हैं ओवर द इंटरनेट ऑन द वेब पेज, तो ये एक जो डिजिटल प्रोडक्ट नहीं होती, बल्कि ये एक फिजिकल प्रोडक्ट होती है जिसके लिए आप एक मीडिया यूज़ कर रहे हो. लेकिन अगर आप ट्रू सेंस में डिजिटल प्रोडक्ट देखना चाहते हैं तो उसमें सबसे पहली जो चीज़ आती है वो आपका कोई भी रिसर्च आर्टिकल हो सकता है, आपकी कोई ई बुक्स हो सकती हैं, आपका कोई सॉफ्टवेयर हो सकता है, कोई ऐप्स आप डिज़ाइन कर सकते हैं. ये सारी की सारी जो चीज़ें होती हैं डिजिटल प्रोडक्ट के अंदर आती हैं. एक और चीज़ जो प्रोडक्ट की कैटेगरी के अंदर फॉल करती है उसको हम हाइब्रिड प्रोडक्ट कहते हैं. हाइब्रिड प्रोडक्ट क्या होती है? हाइब्रिड प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होती है जिसमें आप डिजिटल प्रोडक्ट भी इंक्लूड हो और फिजिकल प्रोडक्ट भी इंक्लूड हो. जस्ट फॉर इंस्टेंस, आप कोई टिकट परचेस करते हैं थ्रू ऑनलाइन, तो वो आपको एक डिजिटल प्रिंट फॉर्म में एक टिकट दे देता है. उस टिकट को लेके आप उस सर्विस जो यूज़ करते हैं, यानी कि आप एरोप्लेन यूज़ करते हैं, तो इसमें जो डिजिटल टिकट है वो आपका डिजिटल प्रोडक्ट होगी, और जो एरोप्लेन आप यूज़ करते हैं तो फिजिकल प्रोडक्ट को यूज़ करते हुए आप फिर अपनी ट्रैवलिंग सरंजाम करते हैं. तो इसको हम कहते हैं हाइब्रिड प्रोडक्ट. अब अगर आपके पास डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं तो उनको आप सेल करते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, तो उनमें कौन कौन से डिजिटल प्रोडक्ट इंक्लूड हो सकती हैं? एक तो है ई बुक्स. ई बुक्स क्या होती हैं? आपने ऑथर हैं, आप एक कोई भी फेमस बुक के से आपने एक बुक लिखी है मार्केटिंग के ऊपर और आप इसको अमेजोन के ऊपर सेल कर रहे हैं, तो इसमें जो ये आपकी ये ई बुक है ये आपकी एक डिजिटल प्रोडक्ट है. इसको आप अमेजोन के ऊपर सेल कर दें या अपनी एक वेबसाइट आप अपने खुद बना लें और उसके ऊपर आप अपने अपलोड करके वो फी चार्ज कर लें, तो ये डिजिटल प्रोडक्ट होगी. इसके अलावा आप डिजिटल प्रोडक्ट के अंदर प्रोजेक्ट और रिसर्च आर्टिकल्स इंक्लूड होते हैं. जैसे कि आप सब स्टूडेंट्स हैं और आपको मुख्तलिफ किस्म के प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, तो हम आप में से कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो ऑनलाइन कोई चीज़ प्रोजेक्ट्स को परचेस कर लेते हैं, तो वह यहाँ पे जो प्रोजेक्ट है वो एक डिजिटल प्रोडक्ट होगी. इसके अलावा अगर आपकी एक रिसर्च टेक्निक बहुत अच्छी है तो आप अपनी एक वेबसाइट बना लें और उसमें आप लोगों को कहें कि मेरे पास ये रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं, जिससे परचेस करने वो परचेस कर लें, या आप लोगों के लिए खुद लिखना शुरू कर दें, उनके लिए रिसर्च आर्टिकल लिखें, तो ये भी आपकी एक डिजिटल प्रोडक्ट की एक एग्जाम्पल होगी. दूसरी इसके अंदर एग्जांपल आ सकती है आपकी कोई मसलन आपने सॉफ्टवेयर ऐप्स बनाए हैं
और वो ऐप्स बड़े इंटरेस्टिंग किस्म के हैं। सपोज आपने गेमिंग ऐप्स बनाया है, तो जो गेम होती है उसको जब यूज़र डाउनलोड करता है तो उसके आप कुछ चार्जेस रख लेते हैं, तो ये भी एक डिजिटल प्रोडक्ट की एग्जांपल है। हमने इसके अलावा अगर आपने फोटोग्राफ्स बहुत अच्छे यूज़ करते हैं, आपने वीडियो कंटेंट आपने अपलोड किए हुए हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, या आपने किसी अहम सब्जेक्ट के ऊपर ट्यूटोरियल बनाए हैं, वीडियो ट्यूटोरियल, तो आप उनको भी आप एज ए डिजिटल प्रोडक्ट लेकर उनको आप सेल कर सकते हैं। तो बीइंग अ कंज्यूमर आपने सिर्फ ये देखना होता है कि आपकी किस प्रोडक्ट से या किस सर्विस से आपकी जो सी नीड सेटिस्फाई हो रही है। तो यहाँ पे अगर आपके डिजिटल प्रोडक्ट की एग्जांपल लेते हैं, तो जैसे मैं प्रीवियस बताया, तो वही हमारे पास ई कंटेंट है, इसके अलावा ई बुक्स हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, एप्स है, कोई डिज़ाइन है, कोई साउंड्स हैं, कोई वीडियोस हैं, ये सारी की सारी चीज़ें डिजिटल प्रोडक्ट की एग्जांपल आती हैं। इसके बाद अगर हम बात करें प्राइस की, जिसको हम डिजिटल प्राइस कहते हैं, प्राइस से हम सब जानते हैं कि अगर आप कोई भी चीज़ परचेस कर रहे हैं तो उसके एवज आप कोई ना कोई अमाउंट ऑफ मनी दे रहे हैं, तो वो उस चीज़ की प्राइस होती है। सेम अगर आप ऑनलाइन बैठे हैं तो ऑनलाइन आपने कोई परचेजें करनी तो उसकी कोई ना कोई प्राइस होगी। अब डिजिटल इन्वायरमेंट में अंदर इस प्राइस को आप कैसे लेते हैं, फिजिकल जो प्रोडक्ट की प्राइस है उससे ये कैसे डिफरेंट होती है, इसकी कुछ स्ट्रेटजीज यहाँ पे होती हैं। उनमें जो सबसे पहली स्ट्रेटजी होती है वो है वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग की। अब वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग क्या होती है? अगर आप फिजिकल प्रोडक्ट की बात करें तो उसकी जो प्राइसिंग मोस्टली जो होती है वो कॉस्ट प्लस प्राइसिंग होती है, यानी कि उसकी कॉस्ट को ऐड करके और उसके ऊपर थोड़ा सा मार्जिन रख के हम उसके एक प्राइस तय करते हैं, या उसकी कंपटीशन की बेस के ऊपर प्राइसिंग होती है कि जो कंपेटिटर ने प्राइस रखती है तो उसका जो कंपेटिटर होता है वो कोशिश करता है कि उसी की रेंज में वो प्राइस अपनी इंट्रोड्यूस करे मार्केट के अंदर, ताकि उसकी जो प्रोडक्ट है वो कंपटीशन की वजह से फेल ना हो जाए। तो अब लेकिन वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग एक ऐसी प्राइसिंग स्ट्रेटजी होती है जिसमें जो प्रोडक्ट की वैल्यू होती है उसकी बेस के ऊपर आप प्राइसिंग करते हैं। इंटरनेट के ऊपर या डिजिटल मीडिया के ऊपर मोस्टली जो सी प्राइसिंग स्ट्रेटजी यूज होती है उनमें सबसे पहले नंबर पे आती है वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग। अब वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग के अंदर किस तरह आप क्रिएटर ऑफ एनीथिंग आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं। सपोज आपने एक बुक लिखी है पॉलिशिंग द इंटरपर्सनल स्किल्स के ऊपर। अब आप क्या करते हैं कि उसकी प्राइस आपसे आप 2500 आप चार्ज करना शुरू कर देते हैं। अब आपने क्या करना होता है कि आपने यूजर को यह बताना है कि मेरी जो सी ये प्राइस है बिल्कुल आपकी नीड को, यानी कि ये आपके वैल्यू के अकॉर्डिंग है कि मेरी जो ये बुक है ये आपके अंदर इंटरपर्सनल स्किल्स को ग्रोथ करेगी, आपके अंदर इंटरपर्सनल स्किल्स को इन्हांस करेगी, लेके आएगी आपके अंदर। तो अगर आप मेरी इस बुक को यूज करेंगे, मेरी इस बुक को परचेस करेंगे, तो लाजमी बात है इसके अगेंस्ट जो वैल्यू आप लेके अपने इनकलकेट करेंगे वो इस वैल्यू से कहीं ज्यादा होगी जितनी इसकी प्राइस है। तो आपने बीइंग अ क्रिएटर आपने खुद कंज्यूमर को बताना होता है कि मेरी जो सी ये चीज है ये वैल्यू बेस्ड है। इसके अलावा आप बिल्कुल न डरें कि आप अपनी प्रोडक्ट की प्राइस हाई कर रहे हैं, तो ये आप इसमें बिल्कुल बीइंग क्रिएटर आपको बिल्कुल या मैन्युफैक्चरर आपको बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। क्यों नहीं डरना चाहिए? क्योंकि यू आर द ओनली वन कि जो आप डिक्टेट कर रहे हैं या आप अपने कंज्यूमर को बता रहे हैं कि ये चीज़ आपके लिए वैल्यूएबल है, इसलिए आपने उसकी प्राइस ज़्यादा रखी है बनिस्बत इसके दूसरी चीज़ के। इसके अलावा एक आम साइकोलॉजी है कि आप कहीं अच्छे से होटल में जाते हैं तो लाजिम बात है वहाँ पे उसके जो फेयर्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, किसी छोटे से होटल में जाते हैं उसके फेयर कम होते हैं। तो जो फेयर्स हैं या जो प्राइस है वो सर्विसेज की क्वालिटी की बुनियाद के ऊपर आप उसको मेजर करते हैं। तो जो सर्विसेज की क्वालिटी है वो एक अच्छे होटल की ज़्यादा अच्छी होती है, और जो छोटा सा लोअर मिडिल क्लास का होटल होता है उसमें वो सर्विस की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती। तो इसी वजह से अगर आप अपनी प्रोडक्ट की प्राइस को इंक्रीज करते हैं या ज़्यादा करते हैं तो उसका भी मतलब ये होता है कि आपकी जो प्रोडक्ट है ये एक अच्छी क्वालिटी वाली प्रोडक्ट है या एक अच्छी वैल्यू देगी। तो इस वजह से आप बिल्कुल अफ्रेड ना हो कि आप अपनी जो प्रोडक्ट है उसकी प्राइस को हाई करें या लो करें। जो दूसरी स्ट्रेटजी यूज होती है वो होती है फ्रीमियम प्राइसिंग स्ट्रेटजी।
अब फ्रीमियम प्राइसिंग स्ट्रेटजी में क्या होता है, इसकी मैं एग्जांपल दूंगा लिंक्डइन की, कि लिंक्डइन एक आप पहले भी प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ, एक सोशल प्रोफेशनल नेटवर्किंग वेबसाइट है। इसमें होता क्या है कि अगर आप दो तरह के अकाउंट होते हैं, एक तो होता है फ्री अकाउंट, यानी कि आप अपना अकाउंट बना लिया, अब आप इसके लिमिटेड सर्विसेज आप यूज करना शुरू कर देते हैं। दूसरा इसका अकाउंट होता है प्रीमियम अकाउंट। प्रीमियम अकाउंट के अंदर इसकी जो सर्विसेज होती हैं इनकी तादाद ज़्यादा हो जाती है और उसमें आपको मुख्तलिफ किस्म की ऑप्शंस मिल जाती हैं लिंक्डइन की तरफ से। अब हुआ क्या, आपने पहले फ्री उसको यूज़ किया लेकिन आपके पास लिमिटेड ऑप्शंस थी, आप अपनी ऑप्शंस को इंक्रीज करना चाह रहे हैं तो आपने उसको थोड़ी सी प्राइस पे कर दी। इस स्ट्रेटजी जो लिंक्डइन ने यूज की इसको हम कहते हैं फ्रीमियम प्राइसिंग स्ट्रेटजी, यानी कि पहले फ्री और उसके बाद जब आप प्रीमियम पे आ रहे हैं तो आपने तो लिंक्डइन ने आपसे कुछ ना कुछ प्राइस चार्ज की। इसको हम प्रीमियम प्राइसिंग स्ट्रेटजी कहते हैं। जो तीसरी प्राइसिंग स्ट्रेटजी इंटरनेट के ऊपर यूज होती है वो है रीफ्रेमिंग प्राइसिंग स्ट्रेटजी। अब रीफ्रेम के ऊपर क्या होता है, रीफ्रेम में ये होता है कि आप अपनी जो प्राइस दे रहे हैं उसको आप कुछ चंक्स में डिवाइड कर देते हैं। चंक्स में इस तरह डिवाइड करते हैं कि आप या किसी भी यूजर्स को आप कह देते हैं कि मेरी जो इसकी प्राइस है ये है से $1300 या 10,000 रुपया फ़ी है, यानी कि मैं जो कोर्स आपको पढ़ाने जा रहा हूँ इसकी मैंने जो सब्सक्रिप्शन फ़ी है वो 10,000 रुपीज़ रखी है। अब क्या करते हैं आप ये करते हैं कि वहाँ पे एक मेंशन कर देते हैं कि अगर आप ये कोर्स बाहर से पढ़ेंगे तो इसकी फ़ी 30,000 है, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको ये जो कोर्स है ये सिर्फ 10,000 में कराऊंगा। तो इससे आप लामहला ये सोचते हैं कि यार मुझे कॉलेज में पढ़ता हूँ या किसी और जगह जाके ये कोर्स को मैं रीड करता हूँ तो मुझे 30,000 में पड़ेगा, ये अगर मैं ऑनलाइन लेता हूँ तो ये 10,000 में पड़ेगा, तो आपको 20,000 रुपये का जो फायदा हो रहा है। तो लाजमी बात यह है कि आप फिर इस चीज़ की तरफ जाएंगे। अब इसमें रीफ्रेमिंग में क्या हो गया कि आपने अपनी जो प्राइस है उसको किसी दूसरी प्राइस के साथ कंपेयर करवा दिया, खुद ही से कंपेयर करा दिया, ताकि उनको इजीली जो यूज़र है वो डिसाइड कर सके कि है वो इस चीज़ की तरफ जाएगा या नहीं जाएगा। अब इसमें अंदर एक और चीज़ आती है कि आप एक प्राइस एंकर आप ले आते हैं। प्राइस एंकर के अंदर आप क्या करते हैं कि आप जो ये उसके अंदर भी कंपैरिजन आ जाता है। आप इसमें ये करते हैं कि आपकी जो प्राइस है उसको आप मुख्तलिफ चंक्स में ऐसे डिवाइड करते हैं कि अगर आपने ये कोर्स मुझसे पढ़ना है तो आपको डेली का सपोज सिर्फ 20 रुपये लगेंगे। अब ये चीज़ एक बड़ी अच्छी लग रही, कानों को भली लग रही है कि सिर्फ 20 रुपये पर डे में मुझे कोर्स पढ़ना पड़ेगा तो बहुत अच्छी बात होगी। तो ये जो सी चीज़ है ये रीफ्रेमिंग के अंदर आ जाती है कि आप अपनी प्राइस को ऐसे रीफ्रेम कर देते हैं कि जो आपका यूज़र है या जो आपका कंज्यूमर है उसको वो प्राइस इतनी ज़्यादा नहीं लगती। तो लाजमी बात है वो आपकी प्रोडक्ट की तरफ जो इंटरेस्ट फील करेगा। तीसरी जो पी है मार्केटिंग की वो है प्लेसमेंट। इसको अगर हम डिजिटल प्लेस की बात करें तो वो ज़्यादा बेटर होगा। आपके सामने दो व्यूज़ आ रहे हैं, एक में शू मेकिंग कंपनी है, वो अपनी वेबसाइट के ऊपर अपने शू लॉन्च करके दिखा रही है यूज़र्स को कि मेरे जो शू है इसका सोल इस तरह का है, इसकी प्राइस इस तरह की है, इसके लेसेस इस तरह के हैं और इसकी क्वालिटी इस तरह की है। ये है द प्रोडक्ट। जो दूसरी पिक्चर आप देख रहे हैं नेटफ्लिक्स की है। नेटफ्लिक्स एक मूवी एंटरटेनमेंट वेबसाइट है, उस पर मुख्तलिफ किस्म की मूवीज़ पड़ी हैं, ठीक है, एंटरटेनमेंट मूवीज़ हैं। आप वहाँ से कोई भी मूवी डाउनलोड करते हैं। अब यह दो तरह की यहाँ पे प्लेसमेंट है, एक है फिजिकल प्रोडक्ट की डिजिटल प्लेसमेंट और एक है डिजिटल प्रोडक्ट की डिजिटल प्लेसमेंट। तो इसमें क्या होता है कि प्लेसमेंट में आपने कोई भी अपनी प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी इस तरह कर देते हैं ताकि यूज़र्स को या कंज्यूमर को अफोर्डेबल हो कि वो अपने डोर स्टेप के ऊपर उस प्रोडक्ट को परचेस कर लें। फॉर एग्जांपल आपने एक हेल्थ सॉफ्टवेयर बनाया है, हेल्थ केयर सॉफ्टवेयर है आपका, तो आप क्या करते हैं कि हेल्थ केयर की कोई भी कहीं भी नुमाइश लगी हो तो आप लाजमी बात है अपना वहाँ पे एक स्टॉल इंस्टॉल करेंगे और वहाँ पे जाके आप डेमो देंगे, मतलब कि मेरे जो ये हेल्थ केयर सॉफ्टवेयर है ये इसके अंदर ये फैसिलिटीज़ हैं। तो उससे क्या होगा कि जो यूज़र्स होंगे जो उस एग्जीबिशन के अंदर आए होंगे वो इंटरेस्ट शो करेंगे और ऑन द स्पॉट आप उनको डेमो दे के आप बता देंगे कि मेरा जो ये सॉफ्टवेयर है ये फैसिलिटीज़ देगा आपको।
इसी तरह उस फिजिकल प्रोडक्ट के डिजिटल प्लेसमेंट की बात करें तो मैं घर बैठे हुए अगर मैं Draz.pk का एक रेगुलर यूजर हूँ तो मेरे पास उसकी काफ़ी प्रमोशंस आ जाती हैं, उसके कूपन्स आ जाते हैं। तो लाजमी बात है कि मैं क्या करूँगा, मसलन सपोज मैंने अपने बेबी के लिए कोई टॉय लेना है, मैं उसकी वेबसाइट ऑन करूंगा, उसके टॉय सेक्शन में जाऊंगा और वहां से देखूंगा कि मुझे किस टॉयज के ऊपर एक अच्छी प्रमोशन मिल रही है। वो टॉय मैं वहां से परचेज करूंगा, उनको अपने कार्ड की डिटेल दूंगा और वो मेरे घर के एड्रेस के ऊपर शिप कर देंगे। तो इस तरह डिजिटल प्लेसमेंट ने जो प्रोडक्ट की डिलीवरी है आपके लिए बहुत ईजी कर दी और आप इजीली तौर पर उस प्रोडक्ट को बाय कर रहे हैं। तो डिजिटल प्लेसमेंट की वजह से अफोर्डेबिलिटी और अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट बहुत ज्यादा इजी हो गई है। फोर्थ जो पी है वो है डिजिटल प्रमोशन का। डिजिटल प्रमोशन के अंदर आप क्या करते हैं कि आपकी जो प्रोडक्ट है उसको आप ऑनलाइन मीडिया यूज करते हुए उसको प्रमोट करते हैं। डिजिटल प्रमोशन में हमने इसकी टेक्निक्स काफ़ी ज़्यादा पढ़ी थी प्रीवियस लेक्चर के अंदर कि हम इसके लिए डिजिटल एडवर्टाइजिंग करते हैं, हम इसके लिए कंटेंट राइटिंग करते हैं, हम इसके लिए मोबाइल मार्केटिंग करते हैं, हम इसके लिए ईमेल मार्केटिंग करते हैं, इसके अलावा हम इसके लिए ऑनलाइन पीआर चलाते हैं, सारा कुछ करते हैं। तो ये आपकी डिजिटल प्रमोशन के अंदर ये सारी की सारी टेक्निक्स आ जाती हैं। अब डिजिटल प्रमोशन के अंदर बेसिकली होता है क्या है, एक तो ये होता है कि आप अपनी वेबसाइट बनाएं, उस वेबसाइट के अंदर आप अपनी जो प्रोडक्ट है उसका एक बैनर ऐड लगा दें, या गूगल के ऊपर आप उनको गूगल एडवर्ड्स यूज करते हुए आप उनके कीवर्ड्स को आप ऑक्शन में परचेस कर लें। या फिर दूसरी इसकी टेक्निक होती है कि आप एक वीडियो चल रही है, सपोज आप सिनेमा में गए हैं, वीडियो चल रही है, उसके अंदर एक सीन है जिसमें जो हीरो है वो चाय पी रहा है, तो उसकी जो से बैक एंड के ऊपर एक यकदम आपकी जो प्रोडक्ट है वो पॉपअप हो जाती है। ये भी एक डिजिटल प्लेसमेंट ऑफ योर एड होता है। जैसे आपको ये जो सेकंड आपको शो हो रही है इसमें नोकिया आशा का जो पिक्चर है ये डिजिटल प्लेसमेंट के थ्रू उस सीन के अंदर डाली गई है वीडियो के अंदर। तो आप डिजिटल प्रमोशन को इस सेंस में आप यूज करते हैं। इसके अलावा अगर हम जो कम्युनिकेशन डिफरेंट कम्युनिकेशन होती हैं उनके हिसाब से देखें तो जो डिजिटल प्रमोशन है वो दो तरह की होती है। एक तो वो प्रमोशन होती है जो कोई फर्म इनिशिएट करती है और एक वो प्रमोशन होती है जो एक कंज्यूमर इनिशिएट करता है या कंज्यूमर कम्युनिकेशन करता है। अब इसको हम कहते हैं, एक को हम कहते हैं आउटबाउंड कम्युनिकेशन, एक को कहते हैं इनबाउंड कम्युनिकेशन। आउटबाउंड कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन है जो फर्म इनिशिएट करती है और इनबाउंड कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन है जो कंज्यूमर इनिशिएट करता है। अब इसके अंदर जो फर्म इनिशिएट करती है वो पेड मीडिया के थ्रू यूज करती है, वो कंटेंट राइटिंग के थ्रू करती है, वो ब्लॉगिंग के थ्रू करती है, ये वाली सारी चीजें यूज करती है। जो इनबाउंड मार्केटिंग है या कम्युनिकेशन है वो आप कंज्यूमर यूज करता है, वो कंज्यूमर इनिशिएट करता है। वो कैसे इनिशिएट करता है, वो ब्लॉगिंग में लिख के या फेसबुक पेज के ऊपर जाके वो अपने सारा जो उसके थिंकिंग होती है वो उसको बयान करता है। तो वो जो इनबाउंड कम्युनिकेशन है वो कस्टमर की तरफ से इनिशिएट होती है। इसी तरह अगर आपने इसमें मसलन डिजिटल प्रमोशन के अंदर अपनी प्रोडक्ट को बहुत अच्छे तरीके से प्रमोट करते हैं तो आपने अपनी एक सोशल कम्युनिटी बना लें आप, या फिर आप ब्लॉगिंग साइट बना लें। उस ब्लॉगिंग साइट के ऊपर आप हायर करें बहुत अच्छे ब्लॉगर्स जो आपके रिव्यूज लिखें आपके प्रोडक्ट के बारे में, और इसके अलावा आपके सर्विसेज के बारे में रिव्यू लिखें, या फिर आप जो आपके सेटिस्फाई कस्टमर्स हैं उनके जो टेस्टिमोनियल्स हैं वो आप यूज करें। तो इससे ये होता है कि आपकी जो प्रोडक्ट है इसकी प्रमोशन बड़े अच्छे तरीके से हो जाती है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा फोर्थ मॉड्यूल जिसके अंदर हमने डिजिटल 4 P's के बारे में पढ़ा। तो आई होप कि आपने इस लेक्चर से काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग ली होगी कि 4 P's क्या होती हैं और उनको डिजिटल एनवायरनमेंट में हम कैसे लेके आ सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला जो नेक्स्ट मॉड्यूल होगा वो हमारा आखिरी मॉड्यूल होगा। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।